राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक घमंडी बहू की कहानी जो अपने अहंकार के कारण हुई अपने पति से अलग, और जब पछतावा हुआ तो कुछ नहीं रहा साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जगतपुर क्षेत्र के जमींदार बड़े ही हंसमुख और नेक दिल के इंसान थे। उनकी पत्नी भी बड़ी धार्मिक विचारों की उच्च महिला थी और उनकी 7 संतानें थीं। जमींदार साहब के 5 बेटे और 2 बेटियां थीं। बेटे बड़े थे और दोनों बेटियां छोटी थीं। जमींदार साहब ने 5 बेटों और अपनी बड़ी बेटी सुनीता का विवाह कर दिया था। सुनीता की ससुराल जगत सिंह के परिवार के समान ही थी। दोनों परिवार बराबरी के थे और सुनीता अपनी ससुराल में खूब प्रसन्न थी। 5 बेटों की पत्नियां भी अच्छे कुल परिवार से आई थी। अपनी हैसियत के अनुरूप ही जमींदार साहब को जो परिवार मिले थे और अपनी हैसियत के परिवारों से ही वो बेटों के लिए बहू लाए थे। सभी बहुएं सुंदर, संपन्न और व्यवहार कुशल थीं। उनसे जगत सिंह और उनके परिवार को कभी किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं रही थी। बहुओं में खूब संस्कारी थीं और अपने सास ससुर की खूब सेवा करती थीं। अब जमींदार साहब की सबसे छोटी बेटी प्रीति के विवाह की फिक्र थी उन्हें। अब उनकी एक बेटी ही कुंवारी थी। 6 संतानों का वह घर बसा चुके थे। प्रीति के लिए वे अपने सामाजिक स्थिति के अनुसार ही योग्य वर की तलाश कर रहे थे। प्रीति देखने में बहुत ही सुंदर थी और बहुत ही बुद्धिमान थी। सबसे छोटी होने के कारण वह माता पिता और सभी भाई भाभीियों और बहन की लाडली थी। सबका प्यार मिल रहा था उसे, इस कारण उसे थोड़ा जिद्दी बना दिया था, क्योंकि सब छोटी होने के कारण उसकी सब बातें मानते थे। इसलिए वह थोड़ी जिद्दी हो गई थी और काफी हद तक कहें तो स्वार्थी भी बन गई थी। कोई इच्छा जवान पर आते ही घर वाले प्रीति की पूरी कर देते थे। इसलिए उसमें किसी भी कार्य के लिए धैर्य या प्रतीक्षा करने की जो कमी थी, वह किसी भी चीज का धैर्य नहीं रखती थी। इस एक कमी को यदि नजरअंदाज कर दें तो प्रीति सर्वगुण संपन्न कन्या थी। इसलिए जमींदार साहब उसके रूप और गुण के योग्य अपने परिवार के रुतबे से मेल खाता हुआ परिवार देख रहे थे। ऐसे में उन्हें प्रतापपुर के जागीरदार राजवीर सिंह का पुत्र परिवार का जो इकलौता वारिस था संदीप, उसके संबंध में जानकारी मिली। हर प्रकार से संदीप उन्हें प्रीति के योग्य दिखाई दे रहा था। इसलिए उन्होंने संदीप के पिता के पास प्रीति के विवाह का प्रस्ताव भेजा, जो कि पंडित जी लेकर गए थे। पंडित जी से यह रिश्ता कराने की उन्होंने जो प्रार्थना की थी। जब पंडित जी प्रीति का रिश्ता लेकर राजवीर जी के जो घर गए तो राजवीर जी को प्रीति का रिश्ता अपने बेटे के लिए भा गया। उन्होंने पंडित जी से दोनों परिवारों को मिलवाने के लिए कहा। जगत सिंह राजवीर सिंह से मिल लिए। दोनों एक दूसरे से पूर्व परिचित थे, पहले से एक दूसरे को जानते थे। परिवार में भी और सामाजिक हैसियत में भी जो संदीप, किसी भी तरह से संदीप का परिवार कम नहीं था, बल्कि राजवीर सिंह का परिवार जगत सिंह के परिवार से अधिक संपन्न था। राजवीर सिंह की 2 ही संतानें थीं, एक संदीप और दूसरी पुत्री उनकी सुमन। सुमन का विवाह हो चुका था और अब संदीप का विवाह करना था। दोनों परिवारों ने एक दूसरे का सब कुछ देखा समझा और विवाह तय कर दिया। यह वह समय था जब विवाह के लिए लड़का लड़की एक दूसरे को देखने के लिए नहीं जाते थे। परिवार वालों की जवान होती थी, जो कह दिया सो पक्का। परिवार एक दूसरे को समझते थे और देखते थे। यहाँ भी दोनों के पिता ने परिवार की हैसियत, प्रतिष्ठा
और सभ्यता और संस्कृति देखी और विवाह तय हो गया। लड़की और लड़के के विषय में उनके पिताओं ने जो भी बताया उसे ही सही मान लिया। संदीप और प्रीति की शादी धूमधाम से हो गई। विवाह के बाद विदाई भी हुई। विदाई के समय एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य होता है, लड़की की खोइंचा देने का। कुल देवता के सामने बैठाकर दुल्हन को जो उसका आंचल होता है, दुल्हन का उसमें रंगीन धान, हल्दी की गांठ, तृण जिसे घास बोलते हैं, और सिंदूर घास जिसे दूर्बा भी बोलते हैं, और सिक्कों से उसे भरा जाता है। इसका अलग ही महत्व होता है। जो दूर्बा होती है वो जीवन में हरियाली का प्रतीक होती है। धान संस्कृति और संपन्नता की निशानी होता है। हल्दी सुख और वैभव का निशानी होती है और साथ में अमंगल का नाशक भी होती है। सिंदूर लड़की के सौभाग्य का प्रतीक होता है और सिक्के माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है। जो बेटी रूपी लक्ष्मी को उसके जीवन में सुख और वैभव की कामना करते हुए आशीर्वाद के रूप में दिया जाता है। इन सब से दुल्हन के आंचल को भर दिया जाता है। रिवाज है कि यह सारी सामग्री खोइंचा खोलने वाले को मिलती है। खोइंचा आशीर्वाद होता है दुल्हन का। परिवार अपनी हैसियत के अनुसार खोंच में संपत्ति देता है, परंतु यह संपत्ति होती है उसकी जो इसे खोलती है। ससुराल में अधिकतर लड़की की जो विवाहिता ननंद इसे खोलती है, और अगर नंद नहीं होती है तो उस स्थिति में जेठानी खोलती है खोइंचा। प्रीति का खोइंचा उसकी ननंद जो सुमन को खोलना था, और उसके खोइंचा में जो कुछ भी होता वह उसकी ननंद जो सुमन को मिलता। प्रीति की विदाई के पहले जगत सिंह ने बेटी की विदाई में उसके खोइंचा में 7 गांव दिए। भारतीय संस्कृति में बेटी को दान दहेज देने का रिवाज है, जो हर पिता अपनी हैसियत के अनुसार अपनी बेटी को देता है। तो प्रीति को भी उसके पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार दहेज दिया था, परंतु खोइंचा का तो अलग ही महत्व और रिवाज है। इसलिए उन्होंने खोइंचा में 7 गांव देने की जो इच्छा जाहिर की, और उन्होंने निर्णय लिया कि वह अपनी की बेटी की खोंच भरने के लिए 7 गांव देंगे, और उन्होंने 7 गांव के दान पत्र बनाकर बेटी की खोइंचा में डाल दिए। सभी जगह जगत सिंह की प्रशंसा हो रही थी कि देखो उन्होंने बेटी की खोंच में 7 गांव डाल दिए हैं। पिता ने बेटी को दहेज तो दिया ही है, खोइंचा में भी 7 गांव दे दिए, परंतु प्रीति यह जानकर बहुत चिंतित हो गई। वह अपने पिता को मना करने का उसे समय ही नहीं मिल पाया, क्योंकि जब भी वह अपने पिता को सोचती कि कोई अवसर मिले, लेकिन उसे कोई अवसर अपने पिता से बात करने का नहीं मिला, क्योंकि खोइंचा देते समय उन्होंने 7 गांव के दान पत्र लाकर जो खोइंचा में डालने के लिए जो और सामग्री रखी थी उसके साथ रख दिए थे। माँ ने खोइंचा देते समय उस दान पत्र को प्रीति की खोइंच में डाल दिया था, लेकिन अब प्रीति सोच रही थी इतनी बड़ी संपत्ति उसकी ननंद को चली जाएगी, तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि इतनी बड़ी संपत्ति उसकी ननंद को नहीं जाए, परंतु करे तो क्या करे, वह सोच नहीं पा रही थी। फिर कुछ सोचकर प्रीति ने एक निर्णय ले लिया। वह विदाई से पहले अपने कमरे में गई और अपने कमरे में से 21 सोने की मोहरें निकाली और उसने अपने खोइंचा में डाल लिया, और खोइंचा से गांव के जो दान पत्र थे उसे निकालकर अपने कमरे में छिपा कर रख दिया। इस काम को करने में उसे थोड़ी देर लगी। माँ उसे पुकार रही थी, चल बिटिया, मुहूर्त निकल रहा है, तेरा यह कमरा तेरा ही रहेगा सदा। तू जब भी आएगी अपनी ससुराल से तो अपने कमरे में ही रहना, हमें तेरे कमरे से कोई वो नहीं है, तू अपने कमरे में ही रहेगी। चल अब जल्दी कर, मुहूर्त निकल रहा है विदाई का। इसे हम तेरे कमरे को सजा कर रखेंगे ताकि इसमें तेरी यादें जुड़ी हुई हैं। जब भी हमें तुम्हारी याद आएगी तो हम तुम्हारे कमरे में आकर बैठ जाएंगे। चल प्रीति, जल्दी कर, तुम्हारे होने का एहसास हमें इसी कमरे में मिलेगा,
क्योंकि तुम्हारी सुगंध इस कमरे में बसी हुई है। प्रीति कहने लगी, आती हूं मां। और प्रीति बाहर आकर मां के गले लग गई और प्रीति अपनी ससुराल के लिए विदा हो गई। प्रीति की डोली ससुराल पहुंची। नई दुल्हन के स्वागत पूरे हर्षोल्लास के साथ किया गया। सास ने दुल्हन का गृह प्रवेश किया, बलैया ली, पालकी में गुड़ खिलाया और ननंद ने भी भाभी को बहुत प्यार से अपनी बाहों का सहारा देकर पालकी से उतारा। दुल्हन का गृह प्रवेश हुआ। ससुराल का प्रथम दिन का जो सारे विधि विधान नियम पूर्वक किए गए और अब बारी आई कुल देवता के पास बैठकर दुल्हन की खोइचा खोलने की। ननंद आ गई थी सुमन अपनी भाभी का खोइचा खोलने के लिए। सुमन ने भाभी से कुल देवता को प्रणाम करवाया, भाभी की मांग में सिंदूर का टीका लगाया और खोइचा को खोलना प्रारंभ किया। दूल्हा दुल्हन की ससुराल पहुंचने से पहले ही खोइचा में 7 गांव मिलने की बात पहुंच चुकी थी और यह सबको पता चल चुका था कि दुल्हन की खोइचा में 7 गांव का दान पत्र है जो दुल्हन के पिता ने उसे दिया है। मन ने जब खोइचा खोला तो उसमें उसे अन्य सामग्री के सहित सोने की 21 मोहरें मिली, परंतु उसमें गांव के दान पत्र से संबंधित कोई भी कागज नहीं था। तब सुमन कहने लगी, यह क्या भाभी, मैंने तो सुना था कि भाभी के मायके से खोइचा में 7 गांव का दान पत्र मिला है, परंतु यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ मोहरें हैं। क्यों भाभी, दान पत्र कहाँ रखा है आपने? प्रीति बिना बोले चुपचाप सुनती रही। थोड़ी देर में वहां बवाल हो गया। सब कहने लगे, बहुरानी की खोंच में दान पत्र मिला था, है ही नहीं जो उसके पिता ने कहा था 7 गांव का, वह दुल्हन की खोइचा में नहीं है। आखिर हुआ क्या है? क्या यह अफवाह थी, यह बात जो चारों तरफ फैल रही थी? राजवीर सिंह तक भी यह बात पहुंची। तब उन्होंने कहा, ऐसा तो नहीं हो सकता, जगत सिंह जी झूठ नहीं बोल सकते। यदि वहां से बात आई है कि 7 गांव मिला है तो निश्चित रूप से मिला होगा। वे ऐसा नहीं करेंगे कि वे कुछ बोलें और ना दें, जबकि हमने तो उनसे कुछ भी मांगा भी नहीं, तब भी उन्होंने इतना दहेज दिया है। जो व्यक्ति बिना मांगे इतना अधिक दहेज बेटी के विवाह में दे सकता है, वह बेटी की खोइचा में 7 गांव देने की बात झूठी नहीं कह सकता। प्रीति की ससुराल के लोग तो उसके पिता पर सवाल उठाने लगे थे। यह बात सुनकर संदीप और उसके पिता को बहुत बुरा लग रहा था। संदीप ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं कोशिश करूंगा पता करने की कि सच्चाई क्या है, आप अभी इसी बात को संभाल लो। संदीप की मां तो वैसे ही इस बात को फैलने देना नहीं चाहती थी। उन्होंने अपने सभी रिश्तेदारों से कहा, देखिए, खोइचा में मिला होगा अवश्य 7 गांव का पत्र, हो सकता है कागज कहीं मुड़कर खराब ना हो जाए, इसलिए किसी ने निकालकर उसे किसी अलग बक्से में डाल दिया होगा। खोइचा में दान पत्र रखना भी तो संभव नहीं था ना, इसलिए क्यों आप इतना ज्यादा बोल रहे हैं, क्यों बात का बतरंग बना रहे हैं? बहुरानी के पिता की ओर से यदि यह समाचार आया है कि वे 7 गांव खोइचा में दे रहे हैं तो उन्होंने अवश्य दिया होगा। हाँ, कागज मुड़कर खराब ना हो जाए, इसलिए अवश्य किसी ने उन्हें उठाकर उस कागज को सुरक्षित स्थान पर रख दिया होगा, जो मिल जाएगा। यह कहकर संदीप की मां इस बात को दबा रही थी। अब सारा दिन रस्मों रिवाजों में निकल गया। प्रथम मिलन की रात्रि आई। प्रीति सुहाग कक्ष में सुहाग सेज पर अपने पति की प्रथम भेंट की प्रतीक्षा कर रही थी। संदीप ने कक्ष में प्रवेश किया। संदीप ने प्रीति का घूंघट उठाया और बहुत प्यार से उसे अपने पास बिठाकर कहा, प्रीति, तुम बहुत सुंदर हो और मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। तुम्हारी जिम्मेदारी अब बहुत अधिक हो गई है, क्योंकि अब तुम पर 2 परिवार की जिम्मेदारी आ गई है और तुमसे 2 परिवार जुड़ गए हैं। तुम्हारी प्रत्येक जिम्मेदारी का जो पूरा करने में मैं तुम्हारा पूरा सहयोग करूंगा। प्रीति, कभी कोई ऐसा काम नहीं करना
जिससे हमारे परिवारों की गरिमा पर कोई आंच आए। प्रीति ने धीरे धीरे से जवाब दिया, मैं प्रयास करूंगी कि मैं परिवार की गरिमा को बनाकर रखूं। संदीप कहने लगा, प्रीति, जहां तक मुझे मालूम है तुम्हारे खोइचा में 7 गांव का दान पत्र मिला था। उसे कहाँ रखा है तुमने, या फिर माँ जी ने कहीं संभाल कर सुरक्षित रख दिया तुम्हारे खोइचा से? प्रीति कहने लगी, मुझे खोइचा में जो मिला था वह सब मेरे साथ ही था। संदीप कहने लगा, फिर उसमें 7 गांव का दान पत्र कहाँ है? प्रीति कहने लगी, मैं नहीं जानती, मुझे जो कुछ मिला था खोइचा में वह सब मेरे पास ही था। मैं तो इतना जानती हूँ कि इसमें से कुछ भी माँ ने निकाल कर कहीं और नहीं रखा। संदीप कहने लगा, तो क्या तुम्हारे पिता ने झूठ बोला था? उन्होंने झूठ कहा था मुझे। जहां तक मुझे जानकारी है तो उन्होंने दान पत्र बनवाया था और उस दान पत्र को भी तुम्हारी खोइचा में देने वाले थे। तो फिर आखिर वह दान पत्र कहाँ गया? प्रीति कहने लगी, मैं नहीं जानती 7 गांव की क्या कहानी है। संदीप बोला, तुम समझ रही हो प्रीति, वह दान पत्र नहीं मिलने से तुम्हारे पिता और तुम्हारे पूरे परिवार की बदनामी होगी, हमारे यहाँ के परिवार की भी होगी। और यह समाचार तो अब सुमन की ससुराल तक भी पहुंच गया है कि उसे अपनी भाभी की खोइचा में 7 गांव का दान पत्र मिल रहा है। यह प्रीति 3 खानदान के सम्मान की बात हो गई है अब। और मुझे विश्वास है कि मेरे ससुर जी कभी भी झूठी अफवाह नहीं फैलाएंगे, और ना ही वो झूठी अफवाह उन्होंने फैलाई होगी। अगर बात फैली है तो उन्होंने दिया भी अवश्य है। इसलिए अच्छा होगा प्रीति कि तुम वह दान पत्र मुझे दे दो। उन 7 गांव से होने वाली आय से कई गुना अधिक संपत्ति हमारे यहाँ है। हम अपने कर्मचारियों को वेतन देते हैं। यहाँ की संपत्ति की तुम अकेली मालकिन होगी, क्योंकि मैं परिवार का इकलौता वारिस हूँ। तुम्हें किसी तरह की किसी भी वस्तु की कमी नहीं होगी। तुम उस 7 गांव का लालच मत करो प्रीति। प्रीति कहने लगी, क्या आप समझते हैं वह दान पत्र मैंने रख लिया है? संदीप कहने लगा, समझने या सोचने की बात नहीं है प्रीति, मुझे पूरा विश्वास है वह दान पत्र तुमने ही निकाला है और तुमने उसे कहीं रखा है, क्योंकि तुम वह देना नहीं चाहती हो। तुम उस 7 गांव का लालच मत करो प्रीति, और वह दान पत्र निकाल कर दे दो सुमन को। हमारी और तुम्हारे मायके की मर्यादा भी रह जाएगी। प्रीति, तुम्हारे इस एक कृत्य से 3 परिवार प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ का परिवार, तुम्हारे मायके का परिवार भी, और दोनों की मर्यादा बचाना अब तुम्हारे हाथ में है प्रीति। परंतु प्रीति को नहीं देना था और उसने नहीं दिया। उसने संदीप से साफ कह दिया, आप सही कह रहे हैं संदीप जी, पिताजी ने 7 गांव का दान पत्र दिया था, लेकिन वह 7 गांव जो मेरे पिता ने दिए थे वह मैं अपनी ननद को क्यों दे दूं? वह मेरी संपत्ति है, मेरा स्त्री धन है, मेरे खोइचा में मिला है, उसे मैं स्वयं रखूंगी। है तो सही सोने की 21 मोहरे खोइचा में, दे दीजिए सुमन दीदी को, उसे तो उससे ही संतुष्ट होना चाहिए। संदीप कहने लगा, सुमन के पास संपत्ति की कमी नहीं है प्रीति, तुम्हारी उन स्वर्ण मोहरों के लिए भी वह लालायित नहीं है, और ना ही उसके अंदर कोई लालच है, और ना ही वह 7 गांव के लिए उसके अंदर चाहत है उसे। परंतु यह सम्मान की बात है, उसे देने से उसकी ससुराल में, तुम्हारी ससुराल में और तुम्हारी मायके दोनों का सम्मान बढ़ता है कि देखो सुमन के मायके में भाभी का खोइचा खोलने से 7 गांव मिले हैं। इस सम्मान से अधिक कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं अभी भी कह रहा हूं प्रीति की तुम वह दान पत्र दे दो। तुम कहो तो मैं मेरे नाम से जितनी भी संपत्ति यहाँ पर है वह सब तुम्हारे नाम लिख देता हूँ। वह सारी संपत्ति तुम्हारी होगी, परंतु वह 7 गांव तुम सुमन को दे दो। इतने पर भी प्रीति तैयार नहीं हुई। संदीप को अब गुस्सा आने लगा था। उसने कहा कि तुम सुमन को मैं उसके ससुराल वालों की दृष्टि में गिरने नहीं दूंगा प्रीति। वह मेरी बहन है, उसका सम्मान हमारा सम्मान है। मेरा तुम्हारा संबंध उसी दान पत्र पर अब निर्भर करता है। यदि तुम मेरे साथ संबंध बनाकर रखना चाहती हो
और मेरी पत्नी बनकर रहना चाहती हो, तो इस परिवार की बहुरानी बनकर रहना चाहती हो, तो दान पत्र लाकर दे दो, नहीं तो मेरा और तुम्हारा आज से कोई संबंध नहीं रहेगा। मैं मान लूंगा मेरा विवाह हुआ ही नहीं था। प्रीति, यदि तुम दे देती हो दान पत्र, तब मैं तुम्हें पत्नी स्वीकार कर लूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें अभी त्याग दूंगा। मेरा तुम्हारा कोई पति पत्नी का रिश्ता नहीं रहेगा। तुम सोच लो अच्छी तरह से और फिर बताओ कि तुम्हारा क्या विचार है। यह कहकर संदीप सुहाग कक्ष से निकल गया और दुल्हन को छोड़कर। प्रीति ने बहुत विचार किया संदीप के प्रस्ताव का, लेकिन उसे लग रहा था 7 गांव बहुत बड़ी संपत्ति है। इतनी बड़ी संपत्ति की मालकिन वह सिर्फ खोइचा खोलने के कारण सुमन को क्यों बना दे। प्रीति सोचती रही और वह इसी निश्चय पर पहुंची कि वह दान पत्र अपनी ननंद सुमन को किसी भी स्थिति में नहीं देगी। और संदीप का क्या है, आज नहीं तो कल वह मुझे स्वीकार कर ही लेगा। उन्हें अपनी भूल समझ में आएगी, तब अपनी बात से हटना ही होगा। विवाह तो हो ही चुका है, वह कितने दिन भाग सकते हैं मुझसे। प्रीति सभी विचारों को झटक कर बिस्तर पर लेटकर आराम करने लगी और फिर उसे नींद ने आ घेरा। प्रीति 1 सप्ताह ससुराल में रही। प्रत्येक रात एक बार संदीप प्रीति के कमरे में आता और उससे अपना एक सवाल दोहराता, वह दान पत्र सुमन को दे रही है या नहीं। प्रीति की तरफ से कोई भी सकारात्मक उत्तर उसे नहीं मिलता तो संदीप वहां से वापस चला जाता। आज प्रीति के मायके जाना था पग फेरे के लिए। विदा करवाने उसके भैया आए हुए थे। उसके विदा की तैयारी हो गई थी। उसकी विदाई के समय संदीप एक बार फिर उससे मिला और उसने कहा, प्रीति, मैं अंतिम बार तुम्हारे सामने अपना प्रस्ताव रख रहा हूं। वह दान पत्र तुम सुमन को दे दो। प्रीति कहने लगी, मैंने कितनी बार आपसे कहूं, वह मेरा है, वह मेरा स्त्री धन है, मैं उसे किसी को नहीं दे सकती। संदीप कहने लगा, तो ठीक है, फिर तुम अपना वह स्त्री धन संभाल कर रखो और यहाँ वापस मत आना। मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं रहा अब। प्रीति अपने मायके चली गई। उसके भैया को कुछ आभास हो गया था कि यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है, परंतु उन्होंने रास्ते में प्रीति से कुछ भी नहीं पूछा। मायके आने के बाद 2-3 दिन तक प्रीति व्यस्त रही सबसे मिलने मिलाने में। उसके बाद उसके भैया ने उसे अपने पास बिठाकर पूछा, प्रीति, तुम्हारी ससुराल में मुझे ऐसा क्यों लगा कि सभी जैसे कुछ छुपा रहे हैं, मुझसे कुछ बताया नहीं। वे कुछ असहज लग रहे थे। उनका व्यवहार भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। कुछ बात हुई है क्या वहां जो हमारे लिए सही नहीं है? बताओ प्रीति, क्या बात हुई है? प्रीति कहने लगी, कुछ नहीं भैया, आप चिंता ना करें, वह मेरा मामला है, मैं सब देख लूंगी। अपने भैया के लाख समझाने की कोशिश करने पर भी प्रीति ने कुछ भी अपने भैया को नहीं बताया और ऐसे ही धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। प्रीति की ससुराल से किसी भी तरह का कोई समाचार नहीं आया, ना ही कोई प्रीति को लिवाने आया। पिता और भाइयों को लगने लगा कुछ तो ऐसी बात हुई है जो सही नहीं है। प्रीति से बात करने पर उसने उन्हें कुछ नहीं बताया। ऐसे में उसके भैया ने आमंत्रण भेजकर संदीप को घर आने के लिए बुलाया। संदीप के आने के लिए व्यवस्था का बहाना बनाकर जो संदीप ने मना कर दिया कि वह नहीं आ सकता। इस तरह भी जो दिन बीतते रहे और 6 महीने का समय बीत गया। अब माता पिता भाई भाभी सभी चिंतित हो गए। आखिर कारण क्या है? क्यों बुलवाने पर भी संदीप आते नहीं है, ना ही कोई समाचार भेजते हैं और ना ही प्रीति को लेने के लिए कोई संदेशा आता है। बेटी को स्वयं से भेजें तो कैसे भेजें उसकी ससुराल? ऐसी स्थिति में जगत सिंह जी ने अपने बेटों को जो प्रीति की ससुराल भेजकर सारी जानकारी लाने का आदेश दिया। इधर उधर से जो सारी जानकारी इकट्ठा करके जो कुछ समाचार उनके पास आ चुका था,
इसलिए वे अधिक परेशान हो गए थे। प्रीति के दो भैया उसकी ससुराल गए पता करने के लिए, तो वहां उन्हें सारी स्थिति की जानकारी मिली। उन्होंने संदीप से कहा, संदीप जी, इतनी छोटी सी बात को आप लोगों ने इतना बड़ा बना दिया। दान पत्र 7 गांव का ही तो था। 7 गांव के बदले हम सुमन बहन को 70 गांव दे सकते हैं। आपकी छोटी बहन हमारी भी तो छोटी बहन हुई। उपहार हम अभी दे देते हैं। संदीप कहने लगा, भैया आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या प्रीति आपकी ससुराल से कुछ दान लेना चाहेगी? नहीं ना। उसी तरह मेरी बहन सुमन को भी मेरी ससुराल से कुछ नहीं चाहिए। वह 7 गांव को उसका सगुन था, जो उसे भाभी की खोइंचा खोलने पर मिला था। सगुन तो वह ले लेती, परंतु आपके द्वारा दिए गए 70 गांव तो क्या, पूरी रियासत भी वह स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए आपके तो कुछ देने का प्रश्न ही नहीं उठता भैया। देने को तो हम भी उसे बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन खोइंचा का सगुन आप भी जानते हैं ननंद का होता है। मैंने प्रीति को वही देने के लिए कहा था। उसके बदले में अपनी पूरी जागीर उसके नाम करने को तैयार था मैं, परंतु वह दान पत्र देने को तैयार नहीं हुई। क्या बताऊं भैया, आपका परिवार इतना अच्छा है, इतना सभ्य है और सुसंस्कृत है। मुझे डर लग रहा है कहीं मेरे मुंह से कुछ ऐसा ना निकल जाए जो आपकी गरिमा के विरुद्ध हो। इसलिए मुझे क्षमा करें भैया। इस संबंध में मैं कोई बात नहीं कर सकता। मैंने जाते जाते भी प्रीति से कहा था वह दान पत्र दे दे, परंतु उसने नहीं दिया। वह मेरा प्यार हमारे दाम्पत्य को ठोकर मारकर चली गई। उन्हें हमारे दाम्पत्य से अधिक प्यारे वो 7 गांव हैं। इसलिए मैं भी उसे लाने में असमर्थ हूं भैया। आप ही उन्हें बता दीजिएगा। अब उनका इस घर या मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। इसलिए कुछ दिन में मेरा दूसरा विवाह हो जाएगा। मेरे विवाह के बाद उनकी जो प्रीति की वापसी का रास्ता भी बंद हो जाएगा। और सुदीप वहां से उठकर अपने प्रीति के भाइयों से क्षमा मांगकर चला गया। दोनों भाई हैरान से बैठे रह गए। यह क्या कर दिया प्रीति ने? अपने हाथों से ही अपना जीवन बर्बाद कर लिया। कितना प्यारा पति, इतना चाहने वाले सास ससुर, जिन्होंने इतना कुछ होने के बाद भी उसके पास एक भी शिकायत की बात स्वयं नहीं कही और उन्हें वह ठुकरा रही है। प्रीति के ससुर से जो प्रीति के भाइयों ने कहा, आप थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए और हमें थोड़ा समय दें। हम प्रीति को समझाकर मामला सुलझाने का प्रयास करते हैं। प्रीति के ससुर ने कहा, हम भी यही चाहते कि यह मामला सुलझ जाए। और सुमन को तो वह तो सब कुछ भूलकर भाभी को इसके लिए क्षमा भी कर चुकी है। उसने तो अपने भाई से भी कह दिया है कि वह भाभी को अधिक दबाव ना दे, उसे नहीं चाहिए खोइंचा का उपहार। परंतु संदीप ने उसे अपने स्वाभिमान का प्रश्न बना लिया है। आपके यहाँ जा भी तो नहीं रहा है। मैंने उससे बात भी की है, लेकिन वो तैयार नहीं है। उसकी बात को भी मैं गलत नहीं कह सकता जी। जब ऐसी छोटी सी बात में बहुरानी का इस तरह का व्यवहार करके संबंध तोड़ गई है, तो इतने छोटे दिल के साथ एक जागीर को कैसे देखेगी? आगे समय में वह यहाँ की रानी बनेगी। रानियों को तो उदार होना पड़ता है। यदि उनका दिल इतना छोटा रहा तो अपनी प्रजा के साथ क्या वह कभी न्याय कर पाएगी? यह बातें अच्छा हो कि आप प्रीति बिटिया को समझा दें। हम अभी भी उन्हें अवसर देना चाहते हैं। विदा लेकर प्रीति के दोनों भाई वापस आ गए। घर वालों को प्रीति के बारे में जब यह सब बातें पता चली तो जैसे वो आसमान से गिरे। पिता तो यह सुनते ही आग बबूला हो गए। उन्होंने तो प्रीति को धमकाना शुरू कर दिया। प्रीति, तुम कैसे खोइंचा को अपने स्त्री धन कहती हो? खोइंचा में जो कुछ भी रहता है वह खोलने वाले का होता है। फिर खोइंचा का दान पत्र तुम्हारे कैसे हो सकता है? तुमने उस पर अपना अधिकार समझा कैसे? वह तुम्हारा तो हो ही नहीं सकता था किसी भी हाल में। इसलिए तुम वह दान पत्र अपनी ननंद को दे दो और अपनी गृहस्थी बसा लो। संदीप कहीं से भी गलत नहीं है प्रीति।
उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। तुम सोचो, यदि सुमन के स्थान पर तुम होती तो तुम्हें बुरा नहीं लगता क्या? परंतु प्रीति ने इसे अपने आत्मसम्मान की बात मान लिया था और उसने कहा, देखिए पिताजी, मुझे आए हुए 6 महीना से अधिक हो गए हैं। क्या मेरी चिंता वहां किसी को है? एक बार भी संदीप ने भी क्या प्रयास किया है पूछने का कि मैं कैसी हूँ, कैसे जी रही हूँ, कहाँ हूँ, कैसी हूँ? या संदीप जी मुझे लेने के लिए आए? ना ही मेरे सास ससुर ने पलटकर मेरा हाल पूछा। तो मैं अब उस घर में कैसे जा सकती हूँ? मैं नहीं जाऊंगी उस घर में। वह 7 गांव मेरे पास रहें या उसके पास, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यह मेरा स्वाभिमान है। और प्रीति ने बोल दिया कि वह नहीं जाएगी ससुराल जब तक कि संदीप उसे लेने नहीं आएगा। और वे कहने लगे, वह तुम्हें लेने नहीं आएगा तो नहीं आए, फिर मैं भी नहीं जा सकती हूँ। उसने अपने पिता को जो साफ कह दिया। प्रीति के पिता ने प्रीति को बहुत समझाया कि बेटा प्रीति, गलती तो तुम्हारी थी। उन्होंने तो अभी भी समाचार भेजा है, तुम सुमन को दान पत्र दे दो तो संबंध पहले समान हो सकता है, पर वह तुम्हें आकर ले जाएंगे। तुम अभी भी दान पत्र निकाल कर दे दो। प्रीति कहने लगी, मैं दान पत्र निकाल कर दे दूंगी, लेकिन उन्हें नहीं, आपको दूंगी। आप उसे वापस रखें, परंतु मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी। क्या मेरा उनका संबंध सिर्फ दान पत्र को लेकर था? उन्होंने विवाह के संबंध में कोई मान्यता नहीं दिया तो फिर मैं कैसे जाऊं? तो उसके पिता बोले, बेटी, तुमने ही कौन सी मान्यता दिया विवाह के संबंध को? संबंध तो तुमने तोड़ा है एक छोटी सी बात को लेकर। इसमें भी गलती तुम्हारी ही है। अभी भी अवसर है, बात मान जाओ प्रीति। प्रीति कहने लगी, नहीं पिताजी। लेकिन प्रीति के पिता समझाते रहे, परंतु पिता की एक बात भी प्रीति ने नहीं सुनी और वहां से उठकर वह जो अपने कमरे में जाकर बैठ गई। पिता की बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। प्रीति के माता पिता और पूरा परिवार अब प्रीति से खिंचा खिंचा सा रहता था। उससे भाभियां कुछ बातचीत कर लेती, कभी कभी माँ तो उसे जब तब अपने पास बैठाकर समझाती रहती और समझाते हुए रोने भी लगती। पर बहुत समझाती उसे भविष्य के विषय में। उसकी माँ उसे समझा समझा कर जब थक जाती तो रोने लगती। वह बहुत दुखी रहने लगी थी बेटी के लिए। इसी दुखी ने जो प्रीति की माँ की जान ले ली। माँ के जाने के बाद पिता और भाई उससे और भी खिंचे खिंचे रहने लगे। वे माँ के असमय काल कलवित होने का सारा दोष प्रीति पर ही तो लगा रहे थे। कुछ दिन बाद ही खबर आई, सुदीप का दूसरा विवाह हो रहा है। एक बार फिर से प्रीति के परिवार ने उसको समझाया, परंतु उसने तो सारा दोष संदीप और उसके परिवार पर ही डाल दिया। उसके अनुसार उनका पूरा परिवार इतना लालची था जो दहेज में इतना अधिक सामान मिलने के बाद भी संतुष्ट नहीं हुआ था। उनका लालच खत्म नहीं हुआ था और उन 7 गांव के लिए प्रीति ने से जो उन्होंने संबंध तोड़ दिया था, दूसरा विवाह करने को तैयार हो गए थे, क्योंकि यहाँ भी उन्हें तगड़ा दहेज मिलेगा। बहुत लालची हैं जो प्रीति कहने लगी मेरे ससुराल वाले। वे लोग दहेज के, धन संपत्ति के ऐसे लालची लोगों के साथ प्रीति रहना नहीं चाहती। उसके पिता और पूरा परिवार बहुत ही आश्चर्यचकित और हैरान थे, क्योंकि प्रीति कैसे आरोप लगा रही थी। क्योंकि संदीप के परिवार ने तो दहेज में मिली सारी सामग्री वापस कर दी थी। कुछ भी तो उन्होंने नहीं रखा था। सारा दहेज में दिया हुआ सामान वापस लौटा दिया था। यहाँ तक कि प्रीति के साथ गए हुए उसके कपड़ों को भी चुन चुन कर वापस कर दिया था। संदीप को मिले हुए कपड़ों को भी वापस कर दिया था। एक भी सामग्री तो उन्होंने नहीं रखी। उन लोगों ने फिर यह लड़की कैसे कह रही है कि वे लोग दहेज के लालची हैं? लालच तो इस लड़की ने किया है, इसने दिखाया है उन 7 गांव को लेकर। ऐसा कोई कैसे कर सकता है? गलती अपनी और आरोप दूसरों पर लगा दे। अपनी गलती प्रीति देख नहीं रही है इसे, परंतु इसके कुछ भी कहने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि पिछले 1 वर्ष से वे लगातार प्रीति को समझाते आ रहे थे। प्रीति ने कहाँ समझ आती है, और ना ही वो समझ रही थी और ना ही वह अपनी गलती मान रही थी। वह तो सदा
स्वयं को ही निर्दोष बता रही थी। सारी गलती संदीप और सुमन और उसके परिवार पर सारे आरोप लगा रही थी और सारी गलती उनकी ही बता रही थी। अब प्रीति के परिवार वालों को कुछ भी तो समझ नहीं आ रहा था। बेटी का जीवन कैसे बचाएं? इसके जीवन में क्या होगा आगे? संदीप का विवाह हो रहा है, यदि यह मान जाती तो कम से कम संदीप को समझाकर वे लोग उसे के विवाह को रोक सकते थे। उन्हें संदीप पर विश्वास था कि वह अवश्य समझ लेगा इनकी बात, परंतु पहले प्रीति तो माने, नहीं तो वह कैसे संदीप को, और संदीप यदि तैयार भी हो जाता है तो प्रीति की शर्त उसे कैसे पूरी की जाए। उन लोगों ने अब खामोश रहने में ही अपनी भलाई समझी और देखते ही देखते संदीप का दूसरा विवाह हो गया। उसका घर परिवार बस गया, प्रीति का जीवन उजड़ गया। इनके पास भी समाचार आता रहता था। संदीप की पत्नी बहुत मिलनसार और सुघड़ और बहुत गुणी थी, बहुत संस्कारी थी। उसे उसकी ससुराल वाले बहुत खुश थे। उन्हें लगता है जिस जगह उनकी बेटी को होना चाहिए था उस जगह कोई और आ गई। उनकी बेटी का अब क्या हाल होगा आगे भविष्य में, वे तो ईश्वर ही जाने। समय बीतता रहा, प्रीति अपने मायके में रहती रही। उसके भाइयों का परिवार भी बढ़ रहा था, उनके बच्चे भी बड़े हो रहे थे। भतीजे भतीजियों की वह प्यारी बुआ तो थी ही, परंतु अब उसे अपना जीवन सूना सूना लगने लगा था। अब प्रीति को अपनी गलती समझ आने लगी थी और वह अपनी जिद पर अब उसे अफसोस हो रहा था। जब घर के सारे लोग एक साथ मिलकर हंसते और इसे देखकर चुप हो जाते, भाई भाभी को एक साथ मिलकर हंसते मुस्कुराते और अपनी गृहस्थी चलाते देखती, तो एक दूसरे की परवाह करते देखती, तब उसे अपनी गृहस्थी की याद आती। उसे अपना जीवन जो खाली दिखता, सूना सूना लगता। सभी खुश थे, खुश नहीं थी तो सिर्फ प्रीति। वह बिल्कुल सही बात थी, यह होना ही था, क्योंकि भाइयों का अपना परिवार था जिसमें वे व्यस्त थे। भाभियां अपने बच्चों में व्यस्त थीं, बच्चे अपना भविष्य बनाने में व्यस्त थे। पिता मार्गदर्शक बन गए थे उनके, इसलिए अब वे प्रीति को कितनी देर अपने साथ का संभल दे पाते। उनका तो दिन रात सप्ताह माह वर्ष सब सूना हो गया था। इतने समय का साथ तो सिर्फ अपना पति, अपनी संतान ही दे सकती है। उनकी जिम्मेदारियों के बीच समय कैसे कट जाता है पता नहीं चलता। यह सब तो प्रीति के पास था ही नहीं, फिर उसका समय कैसे व्यतीत होता। वह तो अब अकेली हो गई थी, बिल्कुल अकेली। उसकी सभी सखियां भी अपनी अपनी ससुराल में थी। वे कभी जब अपने मायके आती 2-4 दिनों के लिए, तो उनमें से कोई कभी तरस खाकर कुछ देर के लिए प्रीति से मिलने आ जाती, वरना प्रीति सदा अकेली रहती। अकेलेपन के घने कोहरे में जो सिमट गया था उसका जीवन। कभी कभी बगीचे में बैठती तो कभी अपने कमरे में। भाई के बच्चों के पास जाती, उनसे बातचीत कर उसे संतुष्टि का एहसास होता, पर वे भी कितनी देर प्रीति के साथ रहते। उनके पास इतना समय कहाँ था, अपना भविष्य संभालना था उन्हें। वे दिन भर व्यस्त रहते, थोड़ा बहुत समय दे पाते थे प्रीति को। अब उसे समझ में आने लगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। 7 गांव के लालच में अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया था। अपना पति खो दिया, अपनी ससुराल खो दी। संदीप तो अंत तक समझाते रहे उसे, यदि उनकी बात मान लेती तो आज उसका भी अपना परिवार होता, अपना पति, अपने बच्चे होते, अपना घर होता जिसकी वह स्वयं मालिक होती। उस जागीर की वह राजा रानी होती, वहां की रानी होती, कितने सम्मान से वहां रहती। यहाँ वह मान सम्मान कहाँ जो गृह स्वामिनी का और जागीर की रानी का होता है। यहाँ कोई उसका अपमान नहीं करता था, बच्चे भी आदर करते थे, भाई भाभी भी प्रेम करते थे, परंतु यहाँ उसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं थी। जमींदारी का काम भाई देखते, सहयोग भाभियां करती, कहीं सलाह की आवश्यकता होती तो पिता देते, उससे तो कोई राय भी नहीं ली जाती थी। इसलिए घर के नौकर भी उससे कुछ पूछने नहीं आते थे। भाई और भाभी साथ में घूमने जाते, कभी इसे दया करके अपने साथ ले जाते। प्रीति को समझ में आ रहा था वह तो बस जो अवांछित है, किसी के लिए कोई मायने नहीं रखती। यदि वह जाती है भाई भाभी के साथ
तो वे बोलते तो कुछ नहीं, परंतु असहज रहते थे उसके रहने से। उनकी इच्छा होती कि अकेले जाने की, तब वह उनके साथ जाने से बचने लगी और यह पूर्ण रूप से जो अकेली हो गई और उसके जीवन में पछतावे के अलावा कुछ नहीं रह गया था। खोइचा के वे 7 गांव उसके लिए एक अभिशाप बन गए थे। 7 गांव के लालच में प्रीति ने अपने जीवन की आहुति दे डाली और उसका पूरा जीवन सूना हो गया। उधर संदीप के घर बस गया, उसके बच्चे हो गए। पत्नी तो इतनी समझदार आई थी कि उसने सारी रियासत को संभलवा लिया। अकेली बारिश थी और वहां की जमींदारनी बन गई, जागीरदारनी, और अब उसका हुक्म चलता था सारे घर पर। वह तो बिल्कुल राज रानी की तरह बनकर रहती थी और संदीप भी कब का प्रीति को भूल बैठा। उसे अब प्रीति से क्या लगाव रह गया था। उसने कभी पलटकर प्रीति को देखा भी नहीं। प्रीति अब अपनी गलतियों पर पछता रही थी, लेकिन अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। घर परिवार सब समझा के हारा जब प्रीति ने नहीं मानी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।